पूरी दुनिया में लगभग 195 देश हैं। इन सभी देशों का अपना इतिहास रहा है। उसी इतिहास के सहारे आज दुनिया के कई सारे देश अपना विकास कर रहे हैं। हर एक देश अपने इतिहास से जरूर सीखता है और उसी के दम पर आगे बढ़ता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कभी भी अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। अगर हमें अपना इतिहास नहीं पता होगा तो हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चाइना को लेकर भी यही बात लागू होती है। आज चाइना आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, लेकिन चाइना के लिए ऐसा करना आसान नहीं रहा है। भले ही हमें चाइना का ये सफ़र आसान लगता हो, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है। चाइना ने एक लंबा सफ़र पूरा किया है, जिसमें इस देश ने कई सारे चैलेंजेस का सामना किया है। आज चाइना एक ऐसा देश बन चुका है जिसको दुनिया में कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हालांकि आज हम जिस चाइना देश को देख रहे हैं, उसके पीछे इसके इतिहास का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि चाइना दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस फैक्ट से ही चाइना के इतिहास के बारे में कई बातें उजागर हो जाती हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चाइना का इतिहास काफ़ी ब्राइट रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चाइना सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और साथ ही ये अभी भी अस्तित्व में बना हुआ है। जिस प्रकार से दुनिया के बाकी देशों में प्रीमिटिव सोसाइटी, स्लेव सोसाइटी और फ्यूडल सोसाइटी हुआ करते थे, उसी तरह चाइना में भी ऐसे अलग अलग तरह के समाज हुआ करते थे। यहाँ हम आपको फ्यूडल सोसाइटी का मतलब बता देना चाहते हैं। इस तरह की सोसाइटी में दो क्लास के लोग होते हैं, एक रिच पीपल और दूसरे पुअर पीपल, जो रिच पीपल के लिए काम करते हैं और जंग लड़ते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुरक्षा और ज़मीन दी जाती है। चाइना की कल्चर यानी कि संस्कृति की तारीफ आज भी होती है। चाइना का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी काफ़ी दिलचस्प रहा है। चाइना की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के दौरान ही चाइना की जनता ने एक शानदार और बेहतरीन संस्कृति को गढ़ने का काम किया था। साथ ही चाइना दुनिया की उन गिनी चुनी सिविलाइजेशन में से एक है जिन्होंने एंशिएंट टाइम में अपना इंडिपेंडेंट राइटिंग मेथड डेवलप किया था। शांग राजवंश को चीन का पहला राजवंश माना जाता है। ये राजवंश पूर्वी चीन में 18 से 12वीं सदी ईसा पूर्व में पीली नदी के किनारे बस गए थे। इसके बाद 12वीं सदी ईसा पूर्व में पश्चिम से चाओ शासकों ने हमला किया और शांग राजवंश के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। चाओ शासकों ने करीब 5वीं सदी ईसा पूर्व तक चीन पर राज किया था। हालांकि इसके बाद चीजें लगातार बदलती रही और कई तरह के संघर्ष उभरने लगे थे। इस समय चीन के छोटे छोटे राज्यों में भी झगड़ा बढ़ने लगा था। फिर 221 बीसी का समय आया जब किन डायनेस्टी के राजाओं ने चीन का पहली बार एकीकरण किया था। इसका मतलब है उस वक्त तक चाइना में जो भी अलग अलग राज्य और कल्चर थे, उन सबको एक साथ जोड़कर सबके ऊपर एक तरह से राज किया। इन राजाओं ने ही चीनी भाषा का मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन भी किया था। चाइना में इसके बाद यानी 206 बीसी से 220 एडी तक हान राजवंश ने राज किया और इन राजवंश ने चीन की संस्कृति पर अपनी असल छाप छोड़ी, जिसका इन्फ्लुएंस चाइना में आज भी दिखाई देता है। हान एम्पायर के पतन के बाद चाइना में फिर से अनसर्टनिटी वाली स्थिति पैदा हो गई थी। चाइना में फिर एक बार लंबे समय तक इस तरह की सिचुएशन बनी रही। इसके बाद सुई राजवंश ने 580 में चीन का एकीकरण किया था, जिसके कुछ सालों बाद ही सुई राजवंश का भी पतन हो गया था। जब चीन पर थांग और सोंग राजवंश का शासन शुरू हुआ, तब चीन ने कल्चरल और साइंटिफिक रूप से काफ़ी डेवलपमेंट किया था। वहीं 7वीं से 12वीं सदी तक चीन दुनिया का सबसे कल्चर्ड देश बन गया था। लेकिन 1271 में मंगोल सरदार कुबलय खान ने चीन में युआन एम्पायर की स्थापना की थी। 1368 में चीन के किसानों ने मंगोलों को भगा दिया था और इसके बाद इन किसानों ने मिंग राजवंश की स्थापना की थी। ये राजवंश करीब 1664 तक चला था। अगर चीन के अंतिम रिलीजियस रूलर्स की बात करें तो वो किंग डायनेस्टी था, जिसकी स्थापना मंचू लोगों द्वारा की गई थी। इस राजवंश ने चीन पर 1911 तक राज किया था। इस समय चीन युद्ध कला में मिडिल एशियाई देशों से काफ़ी आगे था, जिस वजह से चीन ने मिडिल एशिया के देशों पर अपना दबदबा कायम किया था। हालांकि चीन यूरोपीय शक्तियों के सामने काफ़ी कमज़ोर था। चीन के कई सारे इंटरनल वॉर्स
और दूसरे देशों के साथ हुए वॉर्स के बाद किंग एम्पायर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। 1911 में सून यात सेन के लीडरशिप में नेशनलिस्ट लोगों ने मोनार्की के खिलाफ विरोध करके सत्ता पर कब्जा कर लिया और टेम्पररी चाइनीज डेमोक्रेसी की स्थापना की। फिर डॉक्टर सेन इस चीनी रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने। हालांकि इतना सब होने के बाद भी चाइना में अशांति का माहौल बना रहा। जल्द ही जनरल चियांग काई शेक ने कम्युनिस्ट लोगों की मदद से ज़्यादातर चीन पर कब्जा कर लिया और 1928 में कुमिंगटांग, जो गुमिंगडांग या चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना की। फिर 18 सितंबर 1931 को जापान ने चीन पर हमला करके मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था। 1945 में जापान ने मित्र राष्ट्रों की सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। इसी के साथ चियांग काई शेक की सेनाओं और माओ जेडोंग के लीडरशिप में कम्युनिस्ट के बीच सिविल वॉर छिड़ गया था। चियांग काई शेक को अमेरिका का पूरा सपोर्ट था, लेकिन इसके बावजूद चियांग काई शेक को हार का सामना करना पड़ा और माओ जेडोंग की जीत हुई थी। आज हम जिस चीन को देख रहे हैं उसकी शुरुआत यहीं से हुई, यानी कि 1949 में माओ जेडोंग ने जिस शासन की स्थापना की थी वो आज भी जारी है। अभी तक हम एंशिएंट चीन की हिस्ट्री के बारे में सुन चुके हैं। हालांकि आज जो चीन हमारे सामने है उसकी कुछ खास बातें जानना भी बेहद ज़रूरी है। जिस चाइना की बात हम कर रहे हैं उसका पूरा नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। हिंदी में इसे चीनी जनवादी गणराज्य कहा जाता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। चाइना पूर्वी एशिया में बसा हुआ एक देश है और इसकी राजधानी बीजिंग है। चाइना की बाउंड्री करीब 15 देशों को टच करती है। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन वाले इस देश की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वहीं एरिया के हिसाब से भी चाइना एक विशाल देश है। ऐसा माना जाता है कि चाइना ही ऐसा पहला देश है जिसने कागज़ बनाने का काम शुरू किया था। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चाइना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। साथ ही चाइना एक न्यूक्लियर पावर देश भी है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चाइना एशिया का सुपर पावर है। आज हर तरह से चाइना एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है। अगर देखा जाए तो चाइना ही वो देश है जो आने वाले कुछ सालों में अमेरिका को टक्कर दे सकता है।